ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय, इनकी सेना के बीच एक जंग चली और लगभग 500 महार जो सैनिक थे, इन 500 महार सैनिकों ने 27,000 पेशवाओं के सैनिकों को धूल चटाई और ये जंग इतिहास में काफी लोकप्रिय हुई। स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भीमा कोरेगांव के जो शूरवीर थे उनको नमन करने गए थे और आज हम देखते हैं कि लाखों लोग, देश से ही नहीं दुनिया से भी लोग वहां पे आते हैं और लाखों लोग, मतलब लगभग 20 लाख लोग इस समय कोरेगांव भीमा में होते हैं। तो ये इतिहास जो होता है, जो हमारे शूरता का इतिहास है, वीरता का इतिहास है, इसे हमें बार बार दोहराना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो इसी के संदर्भ में हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान पूरन मेश्राम सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेश्राम सर रजिस्ट्रार रहे नागपुर विश्वविद्यालय के, साथ साथ एक विचारक है, एक साहित्यिक है और एक अच्छे वक्ता भी है। ये जो कोरेगांव भीमा की जंग है, जिसको अभी 208 साल हुए, ये जो जंग थी, इस जंग का जो मकसद था या उद्देश्य था वो पहले से कोई तो तय नहीं था, मतलब, लेकिन इसके पीछे एक इतिहास जरूर था कि जो जिस तरह से पेशवाओं के राज में दलितों का दमन हुआ, अत्याचार हुआ, शिकार हुआ, तो उसको एक मौका मिला। आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, वो जो भीमा कोरेगांव की ये जो बहुत बड़ी जंग हुई है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि वो जंग ने इस बात का ऐलान किया कि जो महार कम्युनिटी के लोग जो है, दे आर नॉट स्लेवर, दे आर वॉरियर। राइट। ये गुलाम नहीं है, तो ये लड़वैये लोग हैं, ये वॉरियर है। एक प्रकार की एक प्रतिमा जो है वो भीमा कोरेगांव के वो शूर महार जो लोग थे, उन लोगों ने इस बात को क्रिएट किया है, इसलिए उसका ऐतिहासिक महत्व है। लोग ये सोचते हैं कि भाई ये जो हुआ तो उसमें क्या हुआ, तो भाई उससे ये इमेज क्रिएट हुई। दूसरा जो महत्वपूर्ण उसका ऐतिहासिक पहलू ये है कि जो पेशवों के खिलाफ लड़कर जिस तरह से जो विजय हम लोगों ने जो हासिल किया है, उसको अलग आयाम से भी लोग सोचते हैं, तो उस पर चर्चा हम लोग करेंगे ही। लेकिन वो पेशवे कालीन जिस तरह से वो अनटचेबिलिटी और अस्पृश्यता जो है, अछूत था, जिस तरह से लोगों के दिलो दिमाग पे उन लोगों ने प्रस्थापित की, और पहली बार यानी पुष्यमित्र शुंग के बाद हम देखते हैं कि पेशवे काल जो था, वो पेशवे काल में अनटचेबिलिटी को एक नया आयाम दिया उन्होंने। इसके पहले की जो अनटचेबिलिटी थी वो इतनी कठोर नहीं थी, काफी कठोर थी ये। लेकिन इन्होंने, पेशवे ने जिस तरह से, क्योंकि पेशवे खुद ब्राह्मण थे और उनको जो है वो पूरा ब्राह्मण्यवाद जो है वो उनको इस्टेब्लिश करना था, तो उन्होंने बहुत कठोरता अस्पृश्यता के खिलाफ में उन्होंने करने का काम किया। इसलिए वो गले में मड़का लटकाना या कमर में झाड़ू बांधना, ये सारे जो गुलामगिरी के जो प्रतीक है, ये प्रतीक उन लोगों ने पेशवे कालीन से उनको मिले हुए थे, जो इसके पहले नहीं मिले थे। जी बिल्कुल, पेशवे ने जो दिए हुए थे। तो इसका मतलब कितना खतरनाक था। केवल वो इंसानों के साथ अनटचेबिलिटी नहीं थी, तो उसकी छाव जो है वो छाव भी वर्ज्य थी कि भाई ये छाव ना तो उनकी हमारे ऊपर गिरे, ना उसके हम अपने ऊपर गिरे। तो अछूतों को सिर्फ ऐसे वक्त ही घूमने का अधिकार था जिस वक्त उसकी छाव जमीन पे न गिरे, और जब सूरज जब एकदम सर के ऊपर जब रहेगा, तब कहीं उसकी छाव जो है इधर उधर नहीं गिर सकती, तो सिर्फ उस भरे धूप में निकलने का उसको अधिकार था। अच्छा। ऐसे टाइम पे वो नहीं निकल सकता था जिस वक्त उसकी छाव कहीं दिखेगी। और गले में मड़का, वो उसमें पानी भी पीना चाहिए, उसमें थूकना भी चाहिए। ये दोनों चीजों के लिए मड़का वापरना चाहिए, और चलेगा तो भाई तेरे पद जो है वो जमीन पे लगेंगे, इसलिए झाड़ू। तो इस तरह से जो है ना, पूरे विश्व में जो हम देखते हैं गुलामगिरी जो देखा है हमने, स्लेवरी, लेकिन इस तरह का स्वरूप, घिनौना स्वरूप जो है, वो कहीं विश्व में कहीं पर कोई गुलामों के साथ नहीं हुआ है। तो इसलिए इस तरह से जो घिनौनी गुलामगिरी जो थी, इसके खिलाफ में एक बहुत बड़ा बंड करने की आवश्यकता थी। राइट। और मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो लड़ाई है वो केवल पेशवे के खिलाफ में ब्रिटिशों की लड़ाई नहीं थी, राइट, बल्कि पेशवेओं ने जो अनटचेबिलिटी और अस्पृश्यता
कि जो गुलामगिरी और जिस तरह से अस्पृश्यता के प्रतीक जो अस्पृश्य लोगों के ऊपर लादे थे, इसके खिलाफ में किया हुआ एक बंड था वो। बिल्कुल। लेकिन 27,000 सैनिक पेशवाओं के थे और ये केवल 500 पैदल सैनिक थे, और जो इनके जो इसमें लगभग जो है उनके पास 28,000 सैनिक थे, उसमें 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे, और ये केवल 500 सैनिक थे, और उसमें कुछ घुड़सवार और केवल 6 पौड़ तोहफे थी। तो बावजूद इसके, अच्छा उनके पास में, पेशवा के पास में अरब सैनिक भी थे जो बहुत ऊंचे थे और घुड़सवारी में निपुण थे। बावजूद इसके इनके पास में इस तरह का कोई पूर्व अनुभव होते हुए भी क्या जोश था, क्या जुनून था, क्या जज्बा था कि टूट पड़े? देखो, एक तो एक प्रकार का उनके सामने एक मौका था वो। ऐसा मौका उनको कभी मिला नहीं था। हाँ। ये पहले ऐसे वक्त आया था कि भाई पेशवे के खिलाफ में जो है, पेशवे के खिलाफ में लड़ने की एक पहले वक्त उनको एक प्रकार की क्या बोलते अपॉर्चुनिटी मिली थी। हाँ, बिल्कुल। कि आज, और ये ब्रिटिश सेना जो है अपने को पहले साथ में लेखा, ये वक्त है अपने को, इस वक्त अगर उनको मारेंगे तो मारेंगे, अदरवाइज हमारे लिए कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हाँ। इसलिए केवल वो पेशवे कालीन जो यंत्र, ये जो था वो पूरी एक व्यवस्था थी। हाँ। वो एक व्यवस्था, वो राजा के खिलाफ में लड़ाई नहीं थी, वो एक व्यवस्था के खिलाफ में लड़ाई थी, असमानता की जो व्यवस्था हाँ, थी, पूरी व्यवस्था के खिलाफ में गुलामी लड़ाई की थी। व्यवस्था और थी। इसलिए अगर इनको अगर नहीं खत्म करेंगे तो ये आने वाली हमारी सारी पीढ़ियां जो है, वो हमारी सारी पीढ़ियां जो है वो पूरे गले में मड़के और कमर में झाड़ू लग के ही सारी पीढ़ियां है। तो हमको जो भी कुछ भी करना है वो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए करना है। राइट। तो वो उस जद्दोजहद के साथ उनके साथ में लड़ी, और इसलिए वो जिस तरह से जद्दोजहद थी, और जो इसका मतलब है कि सिर्फ 500 महार जो है वो जब इस तरह से वो लड़ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा है कि उनका गुस्सा जो है वो उनके खिलाफ में कितना था। हाँ, बिल्कुल। कितनी स्लेवरी उनके बाप दादाओं ने और उनके बच्चे और वो कब सह रहे होंगे, इसके बावजूद भी वो उसके खिलाफ में जब लड़े, तो इसका मतलब है कि उनके खिलाफ उनको सिर्फ राजा को हटाने का नहीं था, बल्कि एक सिस्टम को, एक व्यवस्था के खिलाफ में लड़ना था। और वो एक नया खाब देखना चाहते थे, एक नई पीढ़ी को, नई व्यवस्था का उगम करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि ये गुलामगिरी के खिलाफ में हट के एक नई व्यवस्था को हम लाना चाहते हैं। और आप देखोगे कि पेशवा जो है वो हमारे महाराष्ट्र में सबसे आखिरी राजा था। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद जो है ब्रिटिश कालीन राज्य तैयार हुआ, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कायदा कानून का राज, उसका राज भी सीमित था, लेकिन हाँ, पेशवा का भी। यस, लेकिन पेशवा आखिरी था। उसके बाद ही पूरा इस्टेब्लिश हुआ ब्रिटिश कालीन राज्य। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में फिर अंग्रेजों के जमाने में इक्वालिटी स्टार्ट हुई। हाँ। उसके बाद Education उन्होंने start हुआ। कायदे राज्य चालू किया। उसके बाद में उसने एजुकेशन दिया। उसके बाद में वो जो महार बटालियन के लोगों ने, महार रेजिमेंट की उन लोगों ने स्थापना की। उसके बाद उन्होंने अपने सेना में महार लोगों को लिया। तो ये सारी व्यवस्था में देखो बदल हो गए उस लड़ाई के बाद में। Right. तो इसको उस एंगल से देखने की जरूरत है कि वो लड़ाई के बाद में क्या चेंजेस हुए। एग्जैक्टली। तो वो ये चेंजेस हुए कि वो चेंजेस ऐसे हुए कि जो सिस्टम ने जिसके कमर में झाड़ू लगाया था, वो सिस्टम बदल कर दूसरे राजा ने उसके कमर में बंदूक बांध दी। हाँ। तुमने जिसके गले में मड़का लटकाया था, दूसरे सिस्टम ने उसके गले में ढाल बांध दी। ये फर्क पड़ गया। और तुम जिसको सावली को भी बाहर रखते थे, उन लोगों ने उनको तुम्हारे सेना में लिया, उनको सूबेदार बनाया। हाँ। तो ये फर्क पड़ गया। और फिर एजुकेशन उनको दिया। ये सारे सिस्टम का पूरा व्यवस्था था, इक्वालिटी दिया उनको। तो ये सारी चीजें हम लोग जब देखते हैं, तो वो लड़ाई जो थी वो केवल राजा के खिलाफ में नहीं थी, बल्कि वो लड़ाई एक प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई। ये आपने बिल्कुल सही बात की कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी, सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। हमने देखा कि अंग्रेजों ने उनके सम्मान में एक स्मारक भी बांधा, और उस समय बांधा था वो लगभग आज से 200 साल पहले। लेकिन ये जो महार सैनिक थे, ये काफी बलदंड थे, काफी ऊंचे थे, काफी स्ट्रॉन्ग थे, काफी उनके पास में मेहनत भी थी। कैसे आप देखते हैं उस समय की, उसके आपने काफी किताबें पढ़ी होगी इस संदर्भ में, तो कैसे आप उसको एनालाइज करेंगे कि महार सैनिकों का व्यक्तिमत्व और उनके सम्मान में वो स्तंभ? देखो, बाबा साहब ने ही 1927 में जब वो स्तंभ को जो ये दिया था, विजिट दिया था वहां पर, हाँ। तो उनके पीछे उन्होंने ही उसको कंसेप्ट को क्लियर किया था। अच्छा। कि ये स्तंभ को मैं भेंट देना चाहता हूं कि ये जो महारों का इतिहास जो है वो गुलामगिरी का इतिहास नहीं है।
ये महारों का इतिहास है, ये राजे रजवाड़ों का इतिहास है। Right. हम यहाँ के नागवंशी थे। हमें जो जितने भी अनटचेबल जो लोग हैं उनको उनको जो गुलाम बनाया गया है यहाँ पर, और ये पहले यहाँ के मूल नागरिक हैं, वो यहाँ के राजा थे, ये यहाँ के वॉरियर थे, और ये इनको बाद में यहाँ की व्यवस्था ने, धर्म व्यवस्था ने उनको गुलाम बना के उनको अछूत बनाया है। इसलिए ये जो स्तंभ जो है, ये स्तंभ जो है उस इतिहास का प्रतीक है। वो इतिहास ये बताना चाहता कि यहाँ के जो सारे अनटचेबल जो थे, और इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि हम वॉरियर इसलिए है, हम लड़वई इसलिए कि इसका एग्जाम्पल है कि 500 महारों का। ये तो उन लोगों की औलाद है, राइट, जो पहले, ये ब्लड किसका है, ये खून किसका है, वो उन लोगों का खून है जो लोग यहाँ पर नागवंशी थे, जो यहाँ पर राजे थे, जो यहाँ के मूल नागरिक थे, उनका ये ब्लड है। जब ये इतने शूरवीर रह सकते हैं, तो उनके वाले जो सारे जो लोग पहले राजा तो कितने शूरवीर थे। तो ये इसका एक जेनेटिक जो है, जीन्स था, ये बताने की कोशिश थी उसके अंदर कि देखो हम लोग गुलाम नहीं थे, गुलाम जो है इतने लड़वे रह ही नहीं सकते। ये हम जो है, हमारी जमात जो है, ये हमारा जीन्स जो है, ये हमारा जीन जो है, ये हमारा वॉरियर का जीन्स है, हमारे लड़वे लोगों का जीन है, शूरवीर का जीन्स, ये बताने का इस्टेब्लिश किया। और एक इतिहास को उस लड़ाई ने एक नया मोड़ दिया। इसके बाद अपने देखते हैं ये एक इतिहास को नया मोड़ दिया। हम देखते हैं कि जैसे आपने पेशवाई का जिक्र किया, तो उस समय ब्रिटिश राज जब आया था तब पेशवाई एक अकेला महाराष्ट्र में जिसकी शासन सत्ता थी, एक लिमिटेड दायरे में थी। लेकिन कई बार इतिहासकार या कोई जो उनके जो लोग होते हैं, पेशवाई के समर्थक लोग जो होते हैं, वो आज भी ये कहते हैं कि ये मराठाओं विरुद्ध महार ऐसी जंग थी, या फिर ये ब्रिटिश सेना के साथ में क्यों उन्होंने लड़ाई लड़ी, जबकि ब्रिटिश तो आक्रमणकारी थे। तो इस तरह के कई सवाल भी उठाते हैं, जबकि हम लोग समझते इस बात को कि ये समानता की जंग थी, ये स्वाभिमान की जंग थी, ये उस गुलामी की व्यवस्था को, जैसा आपने बताया, कि उसको मिटाने की जंग थी, जिसमें हम सफल भी हुए। देखो, ये पेशवे के खिलाफ की जो लड़ाई है ना, ये कोई देश के खिलाफ में लड़े वाले हैं या तो अंग्रेजों के साथ में लड़े वाले, ऐसी लड़ाई नहीं थी। क्योंकि उस वक्त तो देश नाम की कंसेप्ट इस्टेब्लिश होने की थी। बिल्कुल, ये तो राज्य घटना के बाद इस्टेब्लिश हुई। उस वक्त तो 557 संस्थानिक थे पूरे देश के अंदर, राइट, और वो 557 संस्थानिक आपस में लड़ते थे। हाँ, ये ऐसा नहीं था Right. कि भाई कोई अंग्रेज बाहर से आ रहे या मुस्लिम आ रहे बाहर से आ रहे उनसे साथ लड़ रहे करके। हाँ, ये जो है 557 संस्थानिक जो थे, वो खुद ही एक के खिलाफ में लड़ाई लड़ते थे। बिल्कुल। और ये क्या इतिहास बता रहे कि हम लोग मराठों के खिलाफ में, यार ये पेशवे ने जो राज्य हासिल किया, वो मराठों के खिलाफ में बंडखोरी करके, उनके साथ में षड्यंत्र करके ही हासिल किया। और तुम्हारे इसने जो बाजीराव पेशवे जो था आखिरी वाला, उसने जो है वो शिवाजी महाराज का वंशज जो है प्रताप सिंह, उसको सातारा के किले में नजर कैद रखा हुआ था। 19 साल का था, उसको पढ़ने लिखने नहीं दे रहा था। उसको लगा कि इसको पढ़ाएंगे तो आगे पीछे राजा बनेगा। तो मराठियों के वंशजों जो आदमी ने सातारा में नजर कैद रखा हुआ, ये मराठों का राज्य नहीं था, ये मराठों के साथ में गद्दारी करने वाले लोगों का शासन था। इसलिए ये जो फैलाया जा रहा है कि मराठा के खिलाफ, ताराबाई ने जब वो तुम्हारे पेशवे यहाँ पर जब भर गए थे इसके अंदर, तो ताराबाई का खुद का कहना था कि बरस आले पेशवे लयास गेले, ये शब्द था ताराबाई जंग के बाद में। हाँ। तो कहने का मतलब है कि मराठे जो लोग थे पेशवे शाही के खिलाफ में थे, और पेशवाई इसलिए स्टैब्लिश हुई कि उन्होंने इसके खिलाफ में गद्दारी की मराठे के साथ में। और उनका जो आखिरी वंशज जो था प्रताप सिंह, उसको सातारा में इन्होंने नजर कैद रखा था। इसलिए ये जो बताया जाता है कि भाई हम लोग मराठों के खिलाफ में लड़े, तो ये प्रकार का मराठे के खिलाफ में महार, इस तरह से ये तैयार करने वाली ये साजिश है। और दूसरी बात है कि भाई हम ब्रिटिश के साथ में लड़े, ये जो बात है, जो लोग कहते हैं, ये लोग इतिहास को मरोड़ के लोगों के सामने रखने की बात करते हैं। अरे टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ा, तब टीपू सुल्तान के खिलाफ में अंग्रेजों के साथ में पेशवे थे। अच्छा, पेशवे उनके साथ में थे। पहला पेशवे जो था, हाँ। टीपू सुल्तान के साथ में जब लड़ाई हुई, हाँ। तो पेशवे अंग्रेजों के साथ में था। अच्छा, तो ये पेशवे खुद अंग्रेजों के साथ में टीपू सुल्तान के खिलाफ में लड़ा, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ रहा था। राइट, हाँ। तो ये क्या बताएंगे कि भाई ये राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की बात है। दूसरी बात, आप भीमा कोरेगांव के इसके बारे में अगर आप एक कहते हैं और इसकी बात कहते हैं कि भाई ये कैसे आप अंग्रेजों के साथ में गई, भाई सारागढ़ी का उदाहरण है। सारागढ़ी जो थी, जो लड़ाई हुई थी, जो 21 सिख जो थे, वो वहां पर 10,000 वो तुम्हारे
पश्चिम आदिवासी थे, हाँ। वो अभी पाकिस्तान में वो प्रदेश है, वो आदिवासी राजा के खिलाफ में लड़े, 21 सिख, अच्छा। और उन्होंने 10,000 आदिवासियों को मारा था। हम्म, वो अंग्रेजों के साथ में थे। उसका बहुत बड़ा स्मारक बना है। इतना ही नहीं तो उसके नाम पे पिक्चर भी निकला हुआ है, अच्छा। जो सारागढ़ी का जो है, उसके अंदर वो अक्षय कुमार वगैरह जो होता है ना, किले के ऊपर से वो लड़ रहा है। तो वो लड़ाई जो सिखों ने जो की थी, 21 सिखों ने किसके खिलाफ में की थी? वो तो उस वक्त तो वो यहीं पर थे हमारे इसमें, और वो ट्राइबल राजा था जिसके खिलाफ में वो लड़े, और बाद में अंग्रेजों के साथ में लड़के बाद वो 21 शहीदों का बहुत बड़ा स्मारक है इसके अंदर हम देखते हैं। तो ये जो बातें, तो वो जो स्मारक 21 सिखों का बना हुआ है वो गलत है। और दूसरी बात, टीपू सुल्तान के खिलाफ में साथ में तुम्हारा एक पेशवे मिला था, वो गलत था। और तीसरी बात ऐसा है कि जो इंडिया गेट जो हम लोग दिल्ली में देखते हैं, राइट। उसमें जो लोग नाम लिखे हैं, तो उसमें तुम्हारे 12,300 लोगों के नाम इंडियन लोगों के नाम है, अच्छा। और सिर्फ 3,000 जो है वो अंग्रेज लोगों के नाम लेके, तो 12,000 लोग शहीद हुए उसके अंदर। हाँ। वो क्यों शहीद हुए? तो पहले विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों के को साथ देने के लिए गए ना ये लोग, हाँ, इंडियन लोग गए थे। हाँ। तो भाई अंग्रेजों को साथ कोई, तो सारे इंडियन लोग उस साथ में थे। हाँ। यानी उस वक्त हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हाँ। और अंग्रेजों के गुलाम होने के बावजूद भी 12,000 लोग जो, कई 25,000 लोग जो इंडियन लोग जो हैं वो अंग्रेजों के सेना में थे। तो वो क्या मार थे क्या? वो तो सारे लोग थे। बिल्कुल। तो तुम अंग्रेजों के साथ में पहले विश्व युद्धों में उनके खिलाफ में लड़े, मरे, और वो बाद में वो तुम्हारे 12,000 लोगों का नाम जो है इंडिया गेट पे लगा हुआ है, और जाके बाद में तुम लोग वही इंडिया गेट में सैल्यूट मारते हो। हाँ, यस। तो आप ये बताइए, विडंबना आप है। बताइए, ये सारे लोग अंग्रेजों के साथ में थे, तब वो देशभक्त हो गए। हाँ। और हम हमारे गुलाम गिल के खिलाफ में ब्रिटिशों के साथ में रह के हमने तुम्हारे खिलाफ में लड़ाई होगी तो क्या हम देशद्रोही बन गए हो? बिल्कुल। तो ये सब बदनाम करने की साजिश है। और जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस बात का अच्छा वर्णन किया है, ये केवल महार कम्युनिटी को बदनाम करना कि भाई ये ब्रिटिशों के साथ में थे, ये बताने की बात है। बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि शिवाजी महाराज के खिलाफ में या संभाजी महाराज को बंदी करने वाले, भाई इन्हीं के मराठा राजा थे, इन्हीं के थे सब लोग। हाँ। ये तो इतिहास है अपने यहाँ पर, हाँ। यहाँ बताया हुआ है। हाँ। शिवाजी महाराज को के साथ कारस्तान करने वाले अपने यहीं के मराठे राजा थे, वो बाहर के लोग ने थोड़े। तो अपने यहाँ का जो इतिहास है ना, ये सारे गद्दारी का इतिहास है। तो बल्कि हम ही लोग, कोई शिवाजी महाराज ने यही महार कम्युनिटी के लोगों को अपने यहाँ किलेदार बनाया, उनको अपने सेना में रखा। तो वो शिवाजी महाराज का इतिहास जो है वो रहता तो शायद ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल। और कोई गरज नहीं पड़ी रहती कोई महार कम्युनिटी के लोगों को ब्रिटिशों के साथ में रहने की। वही महार कम्युनिटी के लोग शिवाजी महाराज की सेना में रह के कहीं मुस्लिम राजाओं के खिलाफ में लड़े, बिल्कुल, कहा अंग्रेजों के खिलाफ में लड़े। हाँ। क्योंकि वो एक देशभक्ति की लड़ाई सोच के वो साथ में लड़ रहे थे जी। लेकिन पेशवा जो है, और शिवाजी महाराज ने अनटचेबिलिटी को दूर कर दिया था। हाँ। अपने सेना में जो है वो सारे उन्होंने दलित, मुस्लिम, आदिवासी, इन सब लोगों को लिया था। इसलिए उनके सेना में वो सब लोग थे, उनके खिलाफ में बंड नहीं किया। भाई बंड उन्होंने पेशवों के खिलाफ में क्यों किया? क्योंकि तूने उनके खिलाफ में गुलामगिरी लादा। और ऐसी नहीं, इसलिए शिवाजी के साथ हम लोग थे, इसलिए कि वो अस्पृश्यता के, दलित तत्व के खिलाफ में था, इसलिए हम उनके साथ में थे। तुम अगेंस्ट में थे, इसलिए हम तुम्हारे विरोध में थे। ये फर्क है बेसिकली। बिल्कुल। ये इतिहास के थोड़ा और पीछे चले जाए तो हम देखते हैं वहाँ पे बड़ू बुद्रुक है, बिल्कुल भीमा कोरेगांव के बाजू में। मतलब वहाँ की जो फर्टाइल लैंड है जो है वो बहुत पोषक है दलितों के लिए। वहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज का जब खून हुआ, औरंगजेब ने सरेआम उनकी बॉडी को जो है काट काट के फेंक दिया, तो केवल एक गणपत गायकवाड़ नाम के महार ने उनके इसको उनकी पूरे डेड बॉडी को इकट्ठा करके उनको समाधि दी। तो ये जो इतना डेयरिंग उस समय करना जो औरंगजेब के खिलाफ में, ये भी बड़ी अपने आप में शूरता थी। अरे भाई, जब उन्होंने संभाजी महाराज को बंदी बनाया, उनकी आंखें निकाला और निगुन इस प्रकार से उनका छड़ करा, एक दिन नहीं ना, कई दिनों तक उन्होंने रखा था उसको। अच्छा। लेकिन फिर भी यहाँ के कोई मराठे ने बंड नहीं किया ना संभाजी महाराज को छुड़ाने के लिए। अब समझेगी नहीं बात को, मैं वो गायकवाड़ को इसलिए कंपेयर कर रहा हूं मैं इनके साथ कि भाई संभाजी महाराज को जब बंदी बनाने के बाद में जितने भी सारे मराठे मनसबदार और सारे जो लोग थे पूरे महाराष्ट्र में, ये सारे अगर एकजुट होते यस, और औरंगजेब पे अगर ये करते तो
संभाजी को ये भी कर सकते थे, लेकिन जहां सब सुन रहे कि संभाजी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सारे लोग, शांत सारे बैठे मराठी किलेदार और सारे राजे लोग शांत बैठे हुए थे। हम्म, और ऐसे माहौल में जब संभाजी को मारा गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, तो एक भी मराठा राजा सामने आके ये नहीं करता। वो एक गायकवाड़ नाम का एक महार आता है, वो उसके टुकड़े एक जगह करता है, उसको बाद में उसको वहां पर उनका वाला ये करता है। ये जो है ना, ये जो लोग देशभक्ति की और इसकी उसकी जो लोग जो बातें करते हैं ना, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है ये गायकवाड़ ने जो दिया हुआ है कि संभाजी महाराजों को मारा जा रहा था, तब किसी भी उस वक्त के स्वपक्षीय राजाओं ने बंड नहीं किया औरंगजेब के खिलाफ में, बल्कि ऐसे हालत के अंदर कोई दौड़ा नहीं। इवन जब उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तो भी कोई जमा करने के लिए नहीं गया, तो एक आदमी गया। तो एक जो है निष्ठा की जो बात करोगे आप, या अपने राजा के प्रति जो अपना और अपनी वाली निष्ठा, कमिटमेंट, वो कौन लोगों में थी? क्या स्वजातीय लोगों में थी? या और निष्ठा के साथ अगर जात का अगर आप कंपेयर करोगे तो हम बता पाएंगे कि हमारे में निष्ठा थी, हम शिवाजी के लिए लड़े, हम संभाजी के लिए लड़े, हम लड़े, हम निष्ठावान हैं। Yes. और हम भी अंग्रेजों के साथ में भी, ब्रिटिश के साथ में गए, तो हम लोगों ने भी जो चीजें हमको मांगना था तय करके कि हम तुम्हारे खिलाफ में हमने ये किया है, तो उसके बाद हुआ। आपको उसका उदाहरण बता रहा हूं मैं कि जो लोग तुम्हारे भीमा कोरेगांव में जो लोग अपने मराठा लोग जो उनके जो वारसदार जो थे ना बाद में, वो अंग्रेजों ने उनको उनको पेंशन दिया था। हाँ, उनको लोग, अच्छा वो तो अभी तक चल रही थी उनके सारे वारसदारों को। अच्छा आपको सुन के आश्चर्य होगा, 1975 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद उनका पेंशन बंद किया गया। अच्छा 1975 में पेंशन बंद हुआ। 75 में बंद किया गया, हाँ, जबकि वो उनका हिस्टोरिकल था, वो कंटिन्यू चल रहा था उनका वाला। हाँ। अंग्रेजों ने तो दिया ही दिया, लेकिन सरकार ने continue सरकार किया। ने भी कंटिन्यू किया था। हाँ। 1975 में उसका बंद किया गया पेंशन। अच्छा, लेकिन उनका पेंशन नहीं बंद किया गया, किनका? जिनके नाम जो है ना, हम्म, जो इंडिया गेट के ऊपर लगे हुए हैं, हाँ, वो उनके लिए शूरवीर ही है। हाँ। उनके लिए वो शहीदी है। शहीद ही है। उनके बच्चों का पेंशन और उनके बच्चों की सारी फैसिलिटी आज भी शुरू है। अच्छा, अंग्रेजों के साथ में लड़े, लेकिन उनका नाम वहां लिखा है ना वो, लेकिन ये सरकार ने हमारा बंद करवा दी। हाँ, ये सरकार ने बंद कर दी। बिल्कुल, ये तो इतिहास के अलग अलग तथ्य है जिसको आपने प्रमाणित किया, विस्तार से उसको आपने स्पष्ट किया कि किस तरह से ये जो जंग थी ये सम्मान की थी, ये स्वाभिमान की थी, और ये व्यवस्था के परिवर्तन की थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो आज इतिहास को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कभी शिवाजी महाराज का भी साथ नहीं दिया और संभाजी महाराज का भी साथ नहीं दिया। बहरहाल एक सवाल और मेरे मन में आता है कि ये जो जंग हुई और उसके बाद में जैसा आपने कहा कि सिस्टम बदल गया, तो उस सिस्टम का एक इम्पैक्ट बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। बिल्कुल, अरे उसके बाद तो इमीडिएटली लोग, तुम्हारे महात्मा फुले का जन्म जो उसके बाद ही हुआ ना। हाँ, अगर आप मुझे बताओ कि पेशवे का राज अगर होता तो महात्मा फुले का जन्म होता क्या? हाँ, महात्मा फुले नाम का व्यक्ति जन्म भी नहीं आता। महात्मा फुले नाम का व्यक्ति ये भगवान गौतम बुद्ध के बाद में जो महात्मा फुले नाम का व्यक्ति जो जन्म होता है, वही पुणे में, वही पुणे में, जहाँ पेशवे थे। हम्म, अब आप अपने सामने विजुअलाइज करो कि अगर पेशवों का राज होता, तो अगर महात्मा फुले नाम का कोई व्यक्ति खड़ा होता तो उसका क्या हाल होता? बिल्कुल। तो ये परिवर्तन, जो सत्ता परिवर्तन की, व्यवस्था परिवर्तन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब वो अंग्रेजों का राज आने के बाद में, जब एजुकेशन में इक्वालिटी की बात आई, इनको पढ़ना चाहिए, या ये जो भी चीजें जो उसके अंदर आई, कानून का राज आया और शिक्षा देने की बात जब आई, सब बात आने के बाद उससे महात्मा ज्योतिबा फुले क्रिएट हुए। उनसे महात्मा, वो सिस्टम ने महात्मा फुले को जन्म दिया। बिल्कुल, सवाल पूछने लगे वो। यस, वो महात्मा फुले नाम का एक जो भी क्रांतिकारक है, वो इस व्यवस्था ने खड़ा किया। राइट। क्योंकि महात्मा फुले की सारी फिलॉसफी जो थी, वो पेशवे के खिलाफ में थी, पेशवे के विचारसरणी के खिलाफ में थी। Exactly. वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ में थी। आप बात देखिए, वो ब्रिटिश के खिलाफ में नहीं थी। सही बात है। उनका कहा कि पहले हम जिनके गुलाम हैं, हाँ, पहले उससे दूर हो जाए। सामाजिक गुलाम है, धार्मिक गुलाम है, सांस्कृतिक गुलाम है, उसके गुलामगिरी के खिलाफ में हम लोग लड़ेंगे। राइट। और ये जो पार्श्वभूमि जो बनी वो भी, और उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का उदय होता है। तो वो जो पार्श्वभूमि थी, जो जमीन महात्मा ज्योतिबा फुले ने बना के रखी थी, वही उसका जन्म बाबा साहब ने किया। अगर पेशवेकालीन राज्य अगर कायम रहता और ब्रिटिश ने अगर पेशवेकालीन राज्य को खत्म नहीं किया होता,
तो मराठे तो राजे बनने वाले नहीं, तो वही पेशवे काल चला होता राइट। तो ना तो महात्मा फुले का जन्म होता, ना महात्मा फुले के बाद में जितने भी सुधारक सुधारक जो आए, जन्म हाँ, जो आए, महाराष्ट्र में। वो चाहे आगरकर हो या रानडेर हो या Yes. बहुत सारे लोगों के नाम हम लोग ले सकते हैं, वो सारे तुमको नहीं दिखते। Yes. तो ये सारे सिस्टम बदलने से ही सारे आ गए। बिल्कुल। तो ये जो है ये व्यवस्था परिवर्तन ने क्रिएट किए हुए क्रांतिकारक है, ऐसा मैं समझता हूं। और उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक है, और इसी का परिणाम हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ का 14 तड़ा का सत्याग्रह किया। भाई ऐसा है कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ में 500 महार लड़े, तो ये महार के तालाब में जो है वो तुम हमको पानी को स्पर्श नहीं करने दे रहे थे, तो वो अनटचेबिलिटी थी जिसके खिलाफ में बाबा साहब लड़े। yes. वो कालाराम मंदिर का सत्याग्रह जो इसके खिलाफ, जहाँ पर आप कहते हैं कि हम सब भगवान के बच्चे, तो हमको तुम्हारा प्रवेश नहीं है, तो ये उसके लड़ाई के जो है आयाम बदल गए। अंग्रेजों को भी उनको ये बताने का था कि आप आए हो, लेकिन ये जो गुलामगिरी जो आज भी प्रस्तावित है वो कायम है, उसके खिलाफ में तलवार उठाने की जरूरत नहीं थी। बाबा साहब ने उसके खिलाफ में कलम उठाया। बिल्कुल। और आंदोलन करना है तो फिर लोगों को मारना नहीं तलवार से। हाँ। तो ये लोकशाही का एक नया माध्यम अंग्रेजों के काल में क्रिएट हुआ है। राइट। कि जैसा महात्मा गांधी ने, जैसा सभी ने सत्याग्रह किया, वैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक प्रकार का सत्याग्रह का आंदोलन किया। अंग्रेजों के जमाने में, तुम्हारे पेशवे के जमाने में तलवार उड़ानी पड़ती थी, सिस्टम में बदल गई कि बातें यहाँ पर उनको को सभी ने सत्याग्रह करना पड़ा, फिर चाहे महाड़ का हो, चाहे तो कालाराम मंदिर का हो, और बाद में सारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आप आंदोलन देखोगे तो ये बाबा साहब अम्बेडकर नाम की जो सारी पर्सनैलिटी है, ये व्यवस्था ने क्रिएट की है। अगर ये अंग्रेजों का अगर राज नहीं होता, राइट, तो एक प्रकार का इस तरह से राजकीय परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होता। और अगर नहीं होता ना तो महात्मा फुले आपको दिखे रहते, ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल यह है कि आज भी हम देखते हैं कि जो कोरेगांव भीमा की जो जगह है, जहाँ पे जंग हुई थी, जहाँ पे स्मारक बना है, वहाँ पे वो जगह जो है उस स्मारक के लिए दी गई थी, लेकिन आज भी उस जगह की अभी जंग जारी है। आज भी कुछ लोग जो है वो डटे हुए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन आज भी वो केस सॉल्व नहीं हुआ। ये वही मानसिकता है कि जो जानबूझ के रोकना चाहती है। अब ऐसा है कि ये जो सारे जो स्मारक है, एक तरफ में आप लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम के ऊपर हिंदू मिल दे के वहाँ बाबा साहब का स्मारक बना रहे हो, और दूसरी तरफ भैया ये जो भीमा गोरेगांव का स्मारक का विरोध क्यों हो रहा है, वो जगह आप क्यों नहीं देना चाहते हो? क्योंकि क्या है, ये जो स्मारक कायम रहेगा तो ये इतिहास में एक बहुत बड़ा एक प्रकार का एक सिंबल है, सिंबल है, बराबर है, ये कायम रहेगा। और ये सिंबल आने वाले हजारों पीढ़ियों को ये बताएगा कि यहाँ पर अनटचेबिलिटी थी, यहाँ पर इस तरह से लोग रहते थे। एक गुलामगिरी के खिलाफ में उस वक्त के अनटचेबल लोगों ने रिवोल्ट किया, उसके खिलाफ में लड़े, और उसका एक इतिहास रहेगा कि हम लोग सब वॉरियर थे, और आने वाली जनरेशन को उससे प्रेरणा मिलती है। भाई हम लोग ये जो शौर्य दिन क्यों मनाते हैं कि आने वाली जनरेशन को लगना चाहिए कि भाई तुम अपने आप को गुलाम मत समझो। ठीक है, आज इसकी सरकार है, आज उसकी सरकार है, व्यवस्था बदलती रहती है, लेकिन तुम अपने आप को गुलाम मत समझो, तुम अपने आप को वॉरियर समझो, और वॉरियर समझ के तुम करो। ये प्रकार के नए जनरेशन को प्रेरणा देने वाला, उसको ऊर्जा देने वाला, उसका एक माइंडसेट बदलने वाला वो एक स्थल है। वो ये चाहते हैं कि ऐसे जो कोई ऊर्जा स्थल है वो कैसे नेस्तनाबूद हुए और कैसे इतिहास से उसको अलग किया जाए, इसकी कोशिश हो रही है, और इसलिए सरकार ये कर रही है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया माननीय पूरनचंद मेश्राम सर कि आपने बहुत विस्तार से इस बात को समझाया कि कोरेगांव भीमा की जो जंग थी, वो जंग वास्तविकता में देखा जाए तो वो व्यवस्था परिवर्तन की जंग थी, वो असमानता के खिलाफ समानता की जंग थी, और जो एक दमन का शिकार हुए थे लोग, और जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार की एक सीमा क्रॉस की गई थी, उसके खिलाफ में जंग थी। और 500 शूरवीर महार सैनिकों ने लगभग 30,000 के अधिक जो पेशवा सैनिक थे उनको परास्त कर दिया, और एक इतिहास में नाम हो गया कि 208 साल होने के बावजूद भी आज लाखों लोग वहां पहुंचते हैं और अपने शूरवीरों को अभिवादन करते हैं। तो सर, आप हमारे बीच में और हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इतिहास होता है उसको फिर से रिवाइव करना होता है, बार बार लोगों को फिर से जंग लगती है तो नए जनरेशन के सामने वो तथ्य को रखना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, तो तथ्यों को आपने फिर से स्थापित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम।